हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था और मेंडल के लॉज पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप मेरे चैनल से उसे देख सकते हैं और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसको प्लीज देख लेना वरना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस पार्ट 2 के साथ। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। गाइस इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, कहाँ से ये थ्योरी स्टार्ट हुई। हमने लास्ट वीडियो में मेंडल के लॉस पढ़े थे जो कि उन्होंने 1865 में पब्लिश किए थे, बट 1900 तक उनके लॉस के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं चल पाया क्योंकि उस टाइम पर कम्युनिकेशन आज की तरह स्ट्रांग नहीं था, इंटरनेट नहीं था। तो फर्स्ट रीजन तो यही होगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड रीजन ये था कि मेंडल ने अपने सेकंड लॉ में ये बताया कि एलील्स गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर सेपरेट यानी सेग्रीगेट हो जाती हैं। बट अगर हम नेचर को देखें तो हमारे आसपास जितने भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज हैं उनमें हमें वेरिएशन तो देखने को मिलता ही है। सो उस टाइम पर साइंटिस्ट ने आर्ग्यू किया कि अगर एलील्स सेपरेट हो रहे हैं तो वेरिएशन कहाँ से आ रहा है। तो हमारा सेकंड रीजन है सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मेंडल ने मैथ्स और स्टैट्स को यूज किया था फर्स्ट टाइम। बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यूज किए थे। तो काफी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनके मेथड और उनके रिजल्ट्स पर ऑब्जेक्शन उठाया। तो ये भी एक रीजन था कि उनका वर्क ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। और साथ में मेंडल के पास कोई वे नहीं था कि वो ये बता पाए कि जीन्स या फैक्टर्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव कैसे करेंगी। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से 1900 तक मेंडल के वर्क को ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला। अब इसके बाद तीन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्राइस, कॉरिन एंड शर्मा। तो इन्होंने 1900 में इंडिपेंडेंटली तीनों ने मेंडल के रिजल्ट्स को रीडिस्कवर किया क्योंकि उस टाइम पर माइक्रोस्कोप्स काफी एडवांस बन चुके थे। तो इन तीनों ने सेल डिवीजन को देखा और ये प्रूफ किया कि मेंडल के रिजल्ट्स एकदम सही हैं। इनका मेन वर्क जो था वो सेल डिवीजन पर था। इसी के साथ हमारे क्रोमोसोम्स की भी डिस्कवरी हुई। जब सेल डिवीजन के टाइम इन्होंने न्यूक्लियस को स्टडी किया तो इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर देखा जो सेल डिवीजन से पहले अमाउंट में डबल हो रहा था एंड देन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। डबल हो रहा था और इक्वली डिवाइड हो रहा था। उन्होंने इस स्ट्रक्चर को स्टेन किया और ये काफी कलरफुल दिख रहा था, तो इन्होंने इसको नेम दिया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नेम देने के पीछे का रीजन यही है कि ये कलर्ड बॉडीज दिखी थी। अब एक यहाँ पे पॉइंट और देखना है कि जब क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये सेम साइज और सेम शेप के होते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो इन दोनों का साइज और शेप सेम है, इसलिए हम इनको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जब साइज डिफरेंट होते हैं और शेप डिफरेंट होगा तो हम उनको बोलेंगे हेट्रोलोगस। अब इसके बाद 1902 में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी। इन्होंने भी न्यूक्लियस एंड सेल डिवीजन को स्टडी किया और ये बताया कि जैसे मेंडल ने जीन्स को आइडेंटिफाई किया था उसी के पैरेलल क्रोमोसोम्स का भी बिहेवियर होता है। इन्होंने सेल डिवीजन और न्यूक्लियस में क्या देखा, क्रोमोसोम्स का बिहेवियर। और क्रोमोसोम्स भी जीन की तरह ही पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो हम सिमिलैरिटीज लिख लेते हैं जीन्स और क्रोमोसोम्स के बीच में। तो हमें पता है जीन्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, सिमिलरली क्रोमोसोम्स भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर सेपरेट हो जाते हैं अपने अपने पेयर से। हमें पता है जीन्स सेपरेट हो जाते हैं, जैसे हम देख चुके हैं पहले भी। सिमिलरली क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं। अब जीन्स और क्रोमोसोम दोनों में सिर्फ इनका हाफ पोर्शन ही गैमेट फॉर्मेशन के लिए जाता है। थर्ड सिमिलरिटी ये होती है कि अगर एक से ज्यादा पेयर प्रेजेंट होता है जीन का या क्रोमोसोम्स का तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट एंड ट्रांसफर होते हैं, जो हमने पहले भी देखा था थर्ड लॉ में मेंडल के। दो पेयर है तो वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे और इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होंगे। सेम यही क्रोमोसोम्स में भी होता है। तो अब हमें पता चल गया कि क्रोमोसोम्स कैसे डिस्कवर हुए। तो इससे सटन एंड बोवेरी ने ये कंक्लूड किया कि जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं उसी वजह से फैक्टर्स मतलब जीन भी सेपरेट होते हैं। मतलब जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लोकेटेड है। हर जीन का एक एलील एक क्रोमैटिड पे प्रेजेंट होगा और दूसरा एलील दूसरे क्रोमैटिड पे प्रेजेंट होगा। ओके, इसी थ्योरी को उन्होंने नाम दिया थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। आई थिंक यहाँ तक अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। जब क्रोमोसोमल थ्योरी आई तो इससे आइडिया लेके एक साइंटिस्ट जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन,
इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए। अभी तक बस थ्योरी दी गई थी, मॉर्गन ने उस थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाइज को चूज किया। इनका साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। अब फिर से ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई ही चोज फ्रूट फ्लाइज। सो अब पहले इसका रीजन देख लेते हैं। फर्स्ट रीजन इज दैट दे कुड बी ग्रोन वेरी इजीली ऑन सिंथेटिक मीडियम। Second reason is that they produce a large number of flies in a single meeting. तो जितनी ज्यादा फ्लाइज होंगी उतना रिजल्ट रिलायबल होगा और एक लाइफ साइकिल 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाती है। अब लाइफ स्पेन जितना छोटा होगा रिजल्ट उतनी जल्दी मिलेंगे। थर्ड रीजन इज दैट द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर वेरी डिफरेंट इन अपीयरेंस। अब अपीयरेंस में डिफरेंस है तो इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल। फीमेल फ्लाइज का साइज मेल फ्लाइज से बड़ा होता है। और लास्ट रीजन ये है कि बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसमें भी हमें देखने को मिलते हैं, सेम एज पी प्लांट्स, मैनी कैरेक्टर्स। चलो हम एक्सपेरिमेंट्स पर बढ़ते हैं। तो मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस करवाए, मतलब 2 कैरेक्टर्स का एक साथ क्रॉस करवाया। अब यहाँ पे आपको याद आया होगा कि मेंडल ने बताया था जब 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं तो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं, राइट। बट मॉर्गन के रिजल्ट तो डिफरेंट आए। मॉर्गन ने येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड फीमेल फ्लाइज को क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल के साथ। फिर जो F1 प्रोजेनी आई उन्होंने उन्हें इंटरब्रीड करवाया। बट जो F2 जनरेशन आई उसका रेशियो वो टिपिकल 9:3:3:1 के रेशियो से डिफरेंट आया। तो मॉर्गन को ये तो पता था कि ये जो दोनों जीन्स हैं, येलो बॉडीड और व्हाइट आई या ब्राउन बॉडीड एंड रेड आई, ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। तो उन्हें ये समझ आ गया कि जब 2 जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगी तो जो पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन होगा वो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा होगा। अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जब ये क्रॉस करवाया तो यहाँ पे जो वाई है ये येलो बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डब्ल्यू जो है ये व्हाइट आई को रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो हमने इसको 2 बार लिया है। मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है और वाई के ऊपर कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है। एक्स में हमारा ब्राउन है, ब्राउन बॉडी और रेड आई, तो हमने इसको वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। क्रॉस से पहले हम इसको सेपरेट करेंगे जैसे नॉर्मली होता है। जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो देखते हैं किस किस तरीके से हो सकता है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये होगा वाई डब्ल्यू एंड वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। सेकेंड होगा वाई डब्ल्यू एंड वाई क्रोमोसोम जिसके ऊपर कोई भी जीन नहीं है। थर्ड सेम यही होगा वाई डब्ल्यू एंड वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जैसा ये है। और फोर्थ भी सेम होगा वाई डब्ल्यू एंड वाई क्रोमोसोम। तो हमारे यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक ये और एक ये। अब ये जो हमारी F1 जनरेशन आई है हम इसको इंटरब्रीडिंग करवाएंगे। इंटरब्रीडिंग से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला है वाई डब्ल्यू, दूसरा है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, तीसरा फिर से वाई डब्ल्यू एंड फोर्थ इज वाई क्रोमोसोम। तो हमारे इसमें से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हम यही बनाएंगे, वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या होगा, वाई डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा, वाई डब्ल्यू एंड वाई क्रोमोसोम। और फोर्थ क्या होगा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई क्रोमोसोम। तो हमारे पेरेंट्स से हमें 4 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, बट रिजल्ट्स में हमें इसके अलावा 4 और कॉम्बिनेशन दिखे जो कि ये थे वाई प्लस डब्ल्यू and Y chromosome, Y, W plus and Y chromosome, Y plus W and YW, YW plus and YW। तो ये 4 जो है ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमने इसे पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्यों कहा, क्योंकि ये हमें पेरेंट्स से मिल रहे हैं। और ये 4 जो है ये हमें पेरेंट्स से नहीं मिले तो हम इसको बोलेंगे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ये ज्यादा है, ये है 98.7%। और जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन थी वो बहुत कम आई, 1.3%। तो मॉर्गन ने यही बताया था कि जब 2 जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगी तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा वो ज्यादा होगा नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन से, ओके। मॉर्गन ने ये भी बताया कि जब 2 जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगी तो उनमें एक एसोसिएशन या कनेक्शन होता है जिसको उन्होंने बोला लिंकेज, ठीक है। तो लिंकेज क्या है, जब 2 जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगी तो उनके बीच में जो एसोसिएशन होगा उसको हम बोलेंगे लिंकेज। और ये जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया है F2 में, जो F1 में प्रेजेंट नहीं था और जो पेरेंट्स में भी प्रेजेंट नहीं था, हमने देखा था पेरेंट्स में ये नहीं है कॉम्बिनेशन, ना ही हमारा F1 जनरेशन में ये कॉम्बिनेशन थी। तो ये जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है
इसको मॉर्गन ने बोला रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ से अब हमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन ये दोनों टर्म क्लियर हो गए हैं। एक चीज और मॉर्गन और उनके ग्रुप ने बताई। देखो क्या होता है, कभी कभी जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं। तो जब वो टाइटली लिंक्ड होंगे तो क्या होगा, क्रॉसिंग के टाइम पे वो अलग नहीं होंगे, और अलग नहीं होंगे ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। यही चीज हमने ऊपर के केस में देखी थी, क्योंकि हमारा रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है 1.3% और पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है 98.7%। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारे जीन्स थे वो टाइटली लिंक्ड थे। और कुछ जीन्स ऐसे भी होंगे जो लूजली लिंक्ड होंगे। अब क्योंकि ये लूजली लिंक्ड है, यानी कि जब क्रॉसिंग होगी तो वो उस टाइम पे अलग अलग हो जाएंगी, और वो जितना ज्यादा सेपरेट होंगे उनके उतने ही ज्यादा नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। यानी कि अगर लूजली लिंक्ड है तो उनका रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होगा। तो ये हमें अब समझ आ चुका है, लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, और टाइटली लिंक्ड जीन्स जो होते हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा, लूज लिंक में बहुत ज्यादा होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आपको कोई टॉपिक समझना हो तो वो भी आप बता सकते हैं। एंड गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।